Good morning, student. Welcome you in class 8th. This is first part. In this parts, we are going to study about nationalist movement. ठीक है, हम इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट जो राष्ट्रीय तौर पर जो आंदोलन हुए उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, देखिए जैसे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है 1857 का रिवोल्ट हुआ था. 1857 की क्रांति बहुत ही विकराल रूप से हुई थी और एक तरह से इस रिवोल्यूशन इस मोमेंट ने रिवोल्ट ने इसको एक तरह से आंदोलन कहा जाता है. 1857 की क्रांति तो इसने पूरी ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था. उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का एहसास हो गया था कि अब इंडियन को लंबे समय तक वो अपने अंडर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे. सो वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन and many Indians were optimists and accept a new beginning, but the British continue their oppressive and repressive policy. देखिए इस रिवोल्ट के बाद बहुत सारे इंडियंस को लगा था कि अब कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ चेंजेस होगा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश लगातार वहाँ पे अपने रिप्रेसिव पॉलिसी लगातार जारी रखें. द इंडियन रियलाइज दैट देयर वेलफेयर वाज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. कि उन इंडियंस को भी इस बात का एहसास हो गया था कि ब्रिटिश भारतीयों के वेलफेयर के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. दिस ग्रेजुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग और इसी के कारण धीरे धीरे भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की फीलिंग डेवलप हुई. द स्टेज वॉज नॉट नाउ सेट फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस एंड ओनली फाइनल स्टेप वॉज नीडेड टू अचीव दिस गोल. अब देखिए नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था. उसके बाद 1857 फिर 10 साल का 100 ईयर का टिकट गैप आता जो 1857 का स्ट्रगल हुआ था, बहुत ही भयंकर तौर पे हुआ था. उसके बाद देखिए इंडिया वाज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्रोल बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. देखिए 1756 बैटल ऑफ प्लासी था. उसके बाद भारत पर पूरी तरह से आर्थिक और राजनीतिक तौर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था. इंडिया वाज कन्वर्टेड टू ब्रिटिश कॉलोनी. अब इंडिया पूरी तरह ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई थी. द ब्रिटिश रूल इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट. दे यूटिलाइज द रिसोर्स इंडिया फॉर देयर ओन एडवांटेज. और भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, यूटिलाइज उनका उपयोग करते थे उनके खुद के फ़ायदे के लिए. Indians realized this and realization lead to development of anti-British sentiment and the birth of nationalism. A current of national feeling was generated in the mind of people. ठीक है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे नेशनल फीलिंग जो है जनरेट होने लगी थी लोगों के माइंड में. द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट डेवलप ओवरनाइट. ठीक है, जो स्पिरिट है ये नेशनलिज्म की सिर्फ एक नाइट में डेवलप नहीं हुई थी, काफ़ी लंबा समय लगा था इसके पीछे. इट डेवलप बिकॉज ऑफ द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. द वेरी कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म अरोज मीट द चैलेंजेस ऑफ द फॉरेन रूल. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म अरोज मीट द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन रूल, और इसी ने फॉरेन रूल को चैलेंज किया था. देयर वर 3 डिस्टेंस फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. देखिए यहाँ पे 3 फेज थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के. पहला इरा ऑफ अर्ली नेशनलिज्म. देखिए पहला जो है इरा ऑफ अर्ली शुरुआत का तौर पर जो शुरुआत राष्ट्रीयता की जो फीलिंग्स आई थी वो 1875 टू 1905 के बीच रही थी. सेकंड इरा ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म 1905 टू 19. ठीक है, यहाँ से फिर आप देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है. फिर आता है इरा ऑफ महात्मा गांधी 1947 के बीच में जो है 1990 से 47 के बीच में रहा था. तो 3 फेस में ये नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे और इसके बाद हमें आज़ादी मिला था. देखिए द इरा अर्ली नेशनलिज्म शुरुआत के तौर पे देखिए 1878 से 1905 के बीच का समय देखें तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. द ब्रिटिश कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट इंडियन इकोनॉमिकली. ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो लगातार भारतीयों को आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे. दे इंट्रोड्यूस पॉलिसी विथ रन एग्रीकल्चर. और नई नई पॉलिसियाँ लागू कर रहे थे जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर और बर्बाद होता जा रहा था. ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑल्सो डिक्लाइन. ट्रेड और इंडस्ट्री देखिए ट्रेड और इंडस्ट्री लगातार डिक्लाइन होते जा रहे थे. एजुकेटेड इंडियंस ग्रेजुअली रियलाइज दैट. जो एजुकेटेड थे इंडियंस ग्रेजुअली रियलाइज दैट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वर ओनली मीन टू इंक्रीज पॉवर्टी इन इंडिया. और उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो सिर्फ भारतीयों की गरीबी को बढ़ावा दे रही है. दस एंटी ब्रिटिश फीलिंग ग्रेजुअली अरोज. और इसके कारण यहाँ पे एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स धीरे धीरे जन्म लेने लगी. एंड गेव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट स्पिरिट अमॉन्ग द इंडियंस. और इसी के कारण यहाँ पे नेशनलिस्ट स्पिरिट डेवलप हुआ. द ब्रिटिश वर अरोगेंट.
ठीक है। ब्रिटिश यहाँ पे काफ़ी एरोगेंट हो गए, इनसे नाराज़ हो गए एंड रिगार्डेड देमसेल्फ एज सुपीरियर टू इंडियंस, ठीक है, और वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे इंडियन के ऊपर। दे शोड कॉन्टेप्ट टूवर्ड द इंडियंस, इंसल्ट देम एंड ट्रीटेड देम लाइक स्लीव्स, और उन्होंने अपना जो गुस्सा है इंडियंस के ऊपर काफ़ी दिखाया, इंडियन लोगों के इंसल्ट करने लगे और उनको ट्रीट करने लगे जस्ट लाइक अ स्लेव और एनिमल्स, ठीक है, जानवर और गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे थे। लॉर्ड लिटन, देखिए लॉर्ड लिटन यहाँ पे इंट्रोड्यूस पॉलिसी विच लीड टू फर्दर डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग द इंडियंस। देखिए लॉर्ड लिटन ने एक और नई पॉलिसी लागू की थी, इंट्रोड्यूस पॉलिसी विच लीड टू फर्दर डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग द इंडियंस, और इंडियंस में और भी ज़्यादा असंतोष पैदा हो गया था लॉर्ड लिटन के जो पॉलिसी के कारण। अब देखिए ही पास द वर्नाकुलर पास एक्ट, देखिए इसने जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर पास एक्ट लागू किया था, इसमें देखिए क्या होता है 1878 में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियन न्यूज़पेपर कुड नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ पे जो लॉर्ड लिटन ने पॉलिसी लागू की थी कि जो इंडियन न्यूज़पेपर है कुड नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे, इसलिए जो भारतीयों में असंतोष हो गया था कि ऐसी क्यों पाबंदी। अनदर एक्ट वाज द आर्म एक्ट, दूसरा था आर्म एक्ट दैट फॉरबिडेड इंडियंस फ्रॉम कैरिंग आर्म्स एंड वेपन, और यहाँ पे दूसरा है आर्म एक्ट लागू कर दिया गया था जिसमें इंडियंस कोई भी आम हथियार नहीं रख सकते थे। दिस रूल्स वर नॉट एप्लीकेबल टू ब्रिटिश, और ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिशों के लिए, सॉरी, ठीक है, कि ब्रिटिश चाहे तो आर्म्स रख सकते हैं, ब्रिटिश जो चाहे इंडियंस के अगेंस्ट लिख सकते थे, लेकिन इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी छाप नहीं सकते थे और नहीं वो हथियार रख सकते थे। तो स्वाभाविक सी बात यहाँ गलत है, फैसिलिटी हो रहा था कि इंडियन ब्रिटिश जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, जैसा चाहे हथियार रख सकते थे, बट इंडियंस को इस बात का कोई अधिकार नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है इंडियन इसके अगेंस्ट चले गए थे, इसलिए उनमें काफ़ी असंतोष पैदा हो गया था। नाउ लॉर्ड रिपन, देखिए नेक्स्ट आता है लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल, और दूसरा यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था इन 1883 विच प्रपोज अमेंडमेंट फॉर एग्जिस्टिंग लॉ इन द कंट्री, और जिसमें इस बिल में उन्होंने प्रपोजल रखा था जो एग्जिस्ट लॉ है, कानून है भारत में, उसमें कुछ चेंज करना चाहते थे। द बिल प्रपोज दैट इंडियंस मजिस्ट्रेट वुड बी गिवन द पावर टू ट्राई केसेस दैट इन्वॉल्व ब्रिटिश ऑफेंडर इन क्रिमिनल केस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यहाँ पे दिस प्रपोजल इस बिल ने प्रपोज किया इंडियंस मजिस्ट्रेट, जो भारतीय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वुड बी गिवन द पावर टू ट्राई केसेस दैट इन्वॉल्व ब्रिटिश ऑफेंडर, और उनको ये इस बात का पावर दिया गया कि वो उस केस को डील करें इन्वॉल्व ब्रिटिश ऑफेंडर, सिर्फ ब्रिटिश ऑफेंडर इन क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हो। दिस वाज डिसअलाउ एट दैट टाइम, और इस समय डिसअलाउ किया जाता था उस समय। दिस लीड टू मच प्रोटेस्ट बाय ब्रिटिश कम्युनिटी, और इसका ब्रिटिश कम्युनिटी के द्वारा बहुत प्रोटेस्ट किया गया था। हु अपोज द बिल एंड इट हैड टू बी मॉडिफाई, और इसको फिर बदल दिया गया। इंडियंस रियलाइज दैट दे वुड नेवर गेट द सेम राइट एज द ब्रिटिश, और इंडियंस को इस बात का एहसास हो गया था कि इनको कभी भी ब्रिटिश के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। सो दिस अराउज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग द इंडियंस, और इसी ने भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की फीलिंग और जागरूक कर दी। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century witness of growth of an organized national movement in India, Indians began forming political organization, और इंडियन यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे थे टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड, और यहाँ पे वो अपनी डिस्कस को आगे बढ़ाने लगे, प्रॉब्लम एंड फॉरवर्ड देयर डिमांड। द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो शुरुआत के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर द लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी, जो लैंडलॉर्ड की सोसाइटी थी, द बॉम्बे एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड द पूना सार्वजनिक सभा। इस तरह से कुछ एसोसिएशन बनने लगे थे। द इंडियंस एसोसिएशन एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, देखिए इंडियन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर ऑल्सो इस्टाब्लिश, यहाँ पे ये भी इस्टाब्लिश हो चुकी थी। ऑल दिस एसोसिएशन वर इस्टाब्लिश बाय एजुकेटेड इंडियंस लाइक लॉयर, ठीक है, इस तरह के सारे जो एसोसिएशन है इस्टाब्लिश बाय एजुकेटेड इंडियंस लाइक लॉयर्स, टीचर्स एंड अदर प्रोफेशनल मैन, और ये भी दूसरे प्रोफेशनल मैन के द्वारा ग्रुप बनाए गए थे। द एम वाज टू यूनिफाई द इंडियंस एंड टू अरोज नेशनल कॉन्शियसनेस, और इनका मेन उद्देश्य था द एम वाज यूनिफाई द इंडियंस, और सारे इंडियन को यूनिफाई करें, एंड अरोज नेशनल कॉन्शियसनेस, और इस राष्ट्र में
पूरे राष्ट्र में सभी को सचेत किया जाए, कॉन्शियसनेस करें, सचेत करें। हाउ एवर दिस वर लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लोकल रहे हैं। ग्रेजुअली दिस लीडर फेल्ट द नीड ऑफ an all Indian organization which would unite all Indians against the British Raj। और हालांकि ये जो लीडर है इस बात का एहसास करने लगे थे, नीड ऑफ ऑल इंडियंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी भारतीयों को इस तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए विच विल यूनाइट ऑल इंडियन, जो सभी भारतीयों को एकजुट करें इन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।